फाइनली। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश के अंदर जो मामला इस समय बहुत ज्यादा चर्चित है, उस मामले के अपडेट को तो आप समझेंगे ही, और उस माध्यम से आप कुछ कानूनी प्रक्रियाएं भी आज सीखेंगे। व्यवहार में आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपके साथ इस सेशन में उसे लेकर आए हैं। क्यों पता होनी चाहिए, इसके पीछे की क्या कहानी है, सारी बातें मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। विशेष रूप से आज के सेशन में हम चर्चा इस तर्ज पर करेंगे कि आफ्टर ऑल पुलिस के अंदर क्या चल रहा है। क्यों पुलिस कभी कहती है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है, आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराना है, जबकि सब लोग अब तक ये कह चुके हैं, हर जगह चर्चाओं में आ चुका है कि इसी व्यक्ति ने 35 टुकड़े किए थे। 35 टुकड़े बता भी रहा है, खुद कह भी रहा है कि मैं नहीं मारा है। फिर भी पुलिस बार बार अलग अलग प्रकार से, अलग अलग खबरों के माध्यम से कई प्रकार के टेस्ट की डिमांड क्यों करती है। आप यहां पर कुछ न्यूज की कटिंग्स देखिए। दिल्ली पुलिस गेट्स कोर्ट परमिशन टू कंडक्ट पॉलीग्राफ टेस्ट। अरे वो बोल तो रहा है कि मैंने मारा है, पकड़ लो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे हो उसको, है? जब आपको पता है हर जगह एक ही चीज चल रही है कि आफ्ताब ने ही इसको मारा था, श्रद्धा वाकर को मारा था। पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन भी दिल्ली पुलिस को मिल जाती है। फिर पुलिस कहती है नहीं, हमें नार्को टेस्ट भी करवाना है। गजब बात हो रही है। आप पुलिस कह रही हो कि आप ये भी करवाना है, वो भी करवाना है। वो तो खुद बोल रहा है कि मैंने मारा है भाई, फिर भी आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? बोले गिरफ्तार कर तो लिया। नहीं नहीं नहीं, यही तो आपको समझना है। पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है, जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क है, जेल में क्या फर्क है, इस सारी बातें आज के सेशन में आप समझेंगे। ये आज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, ताकि आप थोड़ी सी कानूनी प्रक्रियाएं समझेंगे कि अल्टीमेटली ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। जब सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस को कोर्ट की परमिशन मिल रही है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए, जबकि हर तरह से श्रद्धा का कातिल आम जनता तक जानती है, तो पुलिस को खुलेआम दिख नहीं रहा है क्या? है? आपको मालूम होगा 12 नवंबर को पुलिस ने आफ्ताब को घर से गिरफ्तार किया। तो फिर गिरफ्तार ही क्यों किया, जब आज भी आप यही कह रहे हो कि नहीं? आपको पता है ना कि इस व्यक्ति ने हत्या की बात कबूली थी। 10 नवंबर को पुलिस कहती है कि आफ्ताब से पूछताछ पर पता चला कि श्रद्धा की हत्या की बात वो खुद कबूल रहा है। जब वो खुद कबूल रहा है, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद एडिशनल जो इनके यहां के डीसीपी हैं वो बोलते हैं कि 18 मई को झगड़े में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में रख दिए, रात 2 बजे ले जाकर टुकड़ों को जंगल में फेंक कर आता था। गली गली में बच्चे बच्चे की जुबान पर यह केस चर्चा का विषय बना हुआ है। हर शहर के अंदर, हर चौपाल के अंदर, हर जगह यह बात हो रही है। तो फिर अल्टीमेटली बात अटकी कहां है? हत्या का उसने बताया, ठिकाने कैसे लगाया, वो सारी बातें बता रहा है कि मैं हत्या करने के लिए 300 साउंड वॉइस तो आ रही है। मैं थोड़ी और तेज कर दिया हूं। एक मिनट। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे लैपटॉप, हाँ अब ठीक है ना? ऑल ओके। अब मैंने तेज किया है, तब थोड़ा ठीक हो गया होगा, एक बार देख लीजिए। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे लैपटॉप, हाँ अब ठीक है ना? ऑल ओके। अब मैंने तेज किया है, तब थोड़ा ठीक हो गया होगा। ये जब सिस्टम अपडेट होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक पुरानी प्रीसेट वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो सेशन शुरू करने में भी इसी कारण से थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी। तो स्थान परिवर्तित होते ही, हाँ अब सही है। होपफुली टेक्निकल टीम बता दीजिए अब सही होगा। चलिए ठीक है। तो हम कहां तक पहुंचे? हम पहुंचे कि साहब ये बताइए, जब सब कुछ पता है तो फिर आप टेस्ट क्यों खेल रहे हो? वो खुद कह रहा है कि मैंने कबूल किया गुना है। वो खुद बता रहा है कि मैं क्राइम शो देखा करता था, क्राइम शो देख करके मैंने ये सारे काम किए थे। मर्डर के बाद वो दूसरी सब चीजें दुनिया की सब चीजों में हैं। इन बातों का क्या मतलब है? 12 तारीख की घटना के बाद 18 तारीख को पुलिस बोलती है कि हमने उसको 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। 5 दिन के लिए क्यों भेजा? फांसी क्यों नहीं लगवा दी उसको? सीधा उसको 20 साल की, 30 साल की, जितने भी साल की सजा है वो क्यों नहीं करवा दी? इसको आप ये क्यों कहते हैं कि हम इसका नार्को टेस्ट करवाएंगे? 12 तारीख के आदमी का आप 18 तारीख को बोल रहे हो नार्को टेस्ट करवाएंगे। गजब हो यार। इधर की तरफ आप खुद कहते हो कि हमने खुद ने पता कर लिया है कि उसके पास से इतनी चीजें मिली हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें।
इस तरह से चीजें पुलिस तलाश रही है, फिर भी आप ये कह रहे हो। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। और जब मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है तो इसी इंटरेस्टिंग मामले को आज के सेशन में आप डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल पुलिस को दिक्कत आ कहां रही है, क्या कहती है हमारी कानूनी प्रक्रिया जिसके चलते पुलिस परेशान है, पुलिस को यह समझने में दिक्कत आ रही है। आज के सेशन में सब बातें बताऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह सूचना के साथ कुछ काम की बातें भी मैं आपके साथ कर लेता हूं। काम की बात साथियों यह है कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी, रीलेवल बाई अनअकैडमी वर्तमान समय में जो कोर्सेज पढ़ के आपको नौकरी दिलवाती है, वो प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वो चीजें अब आपको हिंदी में भी उपलब्ध होने लग गई हैं। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि अनअकैडमी, रीलेवल के रूप में जाना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स के अंदर जॉब मिलती है। फ्री में टेस्ट देने के बाद यदि आप 500 से ज्यादा नंबर 1000 में से ले आते हैं तो 15 दिन के भीतर आपको जॉब मिल जाती है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते तो कोर्स का ऑप्शन दिया जाता है। रीलेवल के कोर्सेज आपको बेहतरीन विकल्प में आते हैं और फिलहाल ये हिंदी में वापस से शुरू किए गए, यानी हिंदी में भी आप इन कोर्सेज को पढ़ पाएंगे। हिंदी में तो पढ़ ही पाएंगे। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि यदि आप इन कोर्सेज को पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं पाते तो आपको 90 दिन के भीतर आपकी जो जॉब एश्योरेंस फीस है वो वापस मिल जाती है। इसके अलावा आपने कोर्स लिया और 14 दिन तक कोर्स समझ में नहीं आया तो भी आपके पैसे वापस हो जाते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ जब आपके साथ कोई सेशन निकल कर आता है तो अब बच्चे फिर से साहब जॉब एश्योरेंस फीस है वो वापस मिल जाती है। इसके अलावा आपने कोर्स, आवाज अब सही है, होपफुली जिन लोगों को दिक्कत आ रही होगी वो दिक्कत अब रिजॉल्व हो जाएगी। भाई आवाज की वजह से आप हमारा फ्लो ना बिगाड़ें। आवाज ऑल ओके है, बार बार साउंड का इशू करके जो पुराने विद्यार्थी अभी ताजा ताजा ज्वाइन किए हैं ना, उनको साउंड का इशू शुरुआत में लग रहा होगा। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि वो इस लाइन को लिख करके फ्लोट कर दे कि सेशन की शुरुआत में आवाज थोड़ी स्लो थी, अब आवाज ठीक हो गई है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का जो सबसे बड़ा टास्क है जिसको आपको डिस्कस करना है वो है कि अल्टीमेटली आरोपी क्या होता है और दोषी क्या होता है। कानून की भाषा में आरोपी और दोषी में क्या अंतर है। अब हम यहीं से आपको सारी बातें बताना शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों कि जब भी पुलिस के सामने, मैं आपको बिल्कुल वो लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप इस पूरे मामले को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। हर बात को लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध कराऊंगा। अब तसल्ली से बैठकर कहानी सुनिए। मान लीजिए कि आप शिकायत करने पुलिस के पास किसी कारणवश पहुंचते हैं। जब आप शिकायत करने पहुंचते हैं पुलिस के थाने में, आप पहुंच करके आपसे कहते हैं कि साहब मेरी शिकायत दर्ज कर लीजिए। आपकी एफआईआर दर्ज की जाती है। आपकी एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस कहती है आरोप किस पर लगा रहे हो आप? बोले सर उस व्यक्ति ने, जैसे इस पूरे केस को चलते हैं, आफ्ताब के जो मतलब उस लड़की के जो फादर हैं, श्रद्धा के जो फादर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आफ्ताब के साथ मेरी बेटी रहती थी, इसी व्यक्ति ने मारा होगा, इससे पूछिए। तो देखिए एक व्यक्ति आया शिकायतकर्ता के रूप में, तो पुलिस में एक व्यक्ति शिकायतकर्ता वर्तमान में कौन था? इस व्यक्ति, इस बच्ची के पिताजी थे। पिताजी पहुंचते हैं, पिताजी शिकायत करते हैं आफ्ताब की। आफ्ताब की शिकायत होती है तो पुलिस उसको एक आरोपी समझती है कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये सारे टर्म कानूनी भाषा में बहुत कीमती हैं। आप अगर इनकी वैल्यू समझ जाएंगे तो आपको ये पूरा प्रकरण समझ में आने लगेगा और आपको औरों के लिए भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, पहले एक शिकायत करता था, उसने किसी पर आरोप लगाया। आरोप सही है या गलत, इस बात की पुलिस पहले तो जब शिकायत आप कर रहे होते हो उसी आधार पर, आपकी बातों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यह तय करती है कि कहीं झूठे आरोप तो नहीं लगा रहा है, इन बातों में कितनी सत्यता है। अगर आपकी बात में गंभीरता दिखती है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तुरंत आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के ऊपर जांच करने निकलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपने कोई ऐसा आरोप लगाया सर इस व्यक्ति ने हत्या की है, तो पुलिस भी खुद यह सोचती है कि यार इतना गंभीर आरोप है जिसकी सजा 10 साल से ऊपर हो सकती है, तो इस आरोपी को पहले पकड़ के बिठा लो। क्या पता कि जैसे ही इस व्यक्ति को पता चले, किसको? आरोपी को, क्या पता चले कि मेरे खिलाफ शिकायत हो चुकी है, हो सकता है ये गवाह मिटाने भाग जाए, हो सकता है कि ये सबूत मिटा दे। ऐसी स्थिति में पुलिस तुरंत क्या करती है? आरोप लगते ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अभी तक आप इस मामले में
आफताब की गिरफ्तारी जो 12 तारीख को हुई, असल में वो इसी प्रकार से हुई। श्रद्धा के पिता शिकायतकर्ता, उसको गिरफ्तार किया गया आरोपी बनाकर। क्लियर? अच्छा, अब पुलिस क्या करती है? पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, पुलिस कोर्ट नहीं है कि वो फैसला कर दे कि हां तुम ही ने ये कत्ल किया है। तो फिर क्या करती है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो 24 आवर्स के अंदर, ये हमारे मूल अधिकारों में मेंशन्ड है, वो 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास लेकर पहुंचते हैं। क्या? कि साहब इन शिकायतकर्ता ने इस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया है कि इसने मर्डर किया है। अब चूंकि इन्होंने मर्डर किया है तो ऐसी स्थिति में आपसे गुजारिश है कि हमें अनुमति दी जाए। क्या अनुमति दी जाए? कि इससे हम सच उगलवाएं। इसे आप पुलिस रिमांड कहते हैं। सर हमको समय दीजिए कि हम इसके साथ में, चूंकि हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप कानून हैं, आपकी नजर में यह बात रहे कि हमने क्या किया। ठीक है? तो पुलिस जो है ना वो वहां से उस व्यक्ति को रिमांड पर मांगती है, कोर्ट से मांगती है, मजिस्ट्रेट से मांगती है। कोर्ट ने कहा ठीक है, मैं इनिशियल 5 दिन की आपको रिमांड, पुलिस रिमांड पर इस व्यक्ति को भेजता हूं, पुलिस कस्टडी में भेजता हूं। पुलिस कस्टडी में आ गया वो व्यक्ति। अब पुलिस तसल्ली से उस व्यक्ति से पूछती है कि भाई तेरे ऊपर आरोप लगा था कि तूने हत्या की है, बता तूने हत्या की है? वो व्यक्ति बोलता है नहीं मैंने तो नहीं की, या फिर वो ये बोलता है हां मैंने तो की है। दोनों ही केस में पुलिस की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती, पुलिस की जिम्मेदारी उतनी की उतनी है। किस बात की जिम्मेदारी? पुलिस हर तरह से यह मानकर काम करती है कि कोर्ट जब हम सामने उसके प्रकट होंगे तो वो इस व्यक्ति को निर्दोष ही मानेगा। देखिए मैं आपको भारत के कोर्ट की एक बहुत खासियत बात बताता हूं। हमारे देश का कानून जिस फिलॉसफी पर काम करता है ना, जो आम बोलचाल की भाषा में आप जिसे समझ सकते हैं वो ये है कि 100 निर्दोष छूट जाएं, 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब समझते हैं इसका? जब भी आप किसी के खिलाफ आरोप पत्र लगाकर कोर्ट के सामने पहुंचेंगे, कोर्ट आपको हत्यारे के रूप में या कोर्ट आपको बलात्कारी के रूप में, भ्रष्टाचारी के रूप में डे 1 में नहीं मानता। कोर्ट तो पुलिस से कहता है, शिकायतकर्ता से कहता है, वकील से कहता है कि सिद्ध करो कि यही व्यक्ति दोषी है। बोले सर आरोप है इनके ऊपर, हमने क्लेम किया है कि ये ऐसा कर रहे हैं। बोले मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है, मेरी नजर में तो ये इनोसेंट प्रूवन गिल्टी है, टिल प्रूवन गिल्टी, यानी अभी तक तो ये कुछ है ही नहीं। मैं तो इसके ऊपर आपका गिल्ट, ये आप प्रूव करिए कि यही गलत है। तो किसके ऊपर हुआ? शिकायतकर्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी हुई। मैं ये केस टू केस चीजें परिवर्तित भी होती हैं बीच बीच में, हीनियस क्राइम के लिए अलग चीजें हैं, पॉक्सो के लिए अलग चीजें, सबके लिए, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में इसलिए सिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप केसों को रिलेट करना सीखें, इस घटनाक्रम को रिलेट करना सीखें। ठीक है? तो अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जाए, यानी इसी ने दोष किया है, आरोप नहीं, प्रूव करिए कि यही आरोपी है, यानी दोषी है। क्लियर? तो दोषी होने तक व्यक्ति आरोपी रहता है। अच्छा, अब पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के कई तरीके होते हैं, कई तरीकों में उसको डराया जाता है, बोल करके डराया जाता है। अब आप कहेंगे अच्छा यानी कि कोर्ट मतलब पुलिस 3rd डिग्री का उपयोग करती है, जो फिल्मों में आपको दिखाया जाता है कानूनी रूप से वो वैध नहीं है। तो फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस अपने तरीके अपनाती है, उसके ऊपर नैतिक मोरल प्रेशर, उसके ऊपर इस तरह का भाव पैदा किया जाता है कि तुमने एक बहुत गिल्ट, उसके अंदर ग्लानि पैदा की जाती है, बोल करके उसको वो किया जाता है। और पुलिस के जो तरीके हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से पता भी होते हैं। ठीक है? तो ये सब चीजें जब हो रही होती हैं, उसके बावजूद भी कई बार जिस व्यक्ति ने, जैसे आफताब के केस में उसने क्या बोला, मैंने हत्या की है। अब साहब हत्या की है तो चलो इसको ले चलते, कोर्ट के सामने लेकर पहुंच गए, देखा साहब इसने खुद ने कहा हत्या की है। हमारे संविधान में मूल अधिकार इस बात की बोलते हैं कि नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कोई भी व्यक्ति खुद के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। आप उसके ऊपर खुद की गवाही नहीं दिलवा सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कत्ल किया है तो मैं गवाहूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। नहीं, अगर आपने कत्ल भी किया है तो भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करे कि आप ही ने किया है। तो अब आफताब ने अगर ये स्वीकार किया कि मैंने किया है तो पुलिस ने भर के पर्चे निकाल लिए।
क्या कि साहब इसके पास में इतने सारे पत्र हैं, मैंने आपको वो दिखाई भी थे, मतलब जितनी सारी चीजें थी मैं इनिशियल लेवल पर आपको दिखाया था कि पुलिस ने खोज खोज करके बहुत सारे लेटर वेटर निकाल लिए। मैं कहां गया वो दिखा रहा था मैं, ये देखिए पुलिस को ये 11 सबूत मिल गए। आफताब के घर में श्रद्धा का बैग मिल गया, कॉल रिकॉर्ड मिल गए, लोकेशन मिल गई, किचन में खून के धब्बे मिल गए, ये सब हो गया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस कहां अटकी हुई है? मर्डर का वेपन अभी तक नहीं मिला। मर्डर का वेपन अभी तक नहीं मिला से मतलब मार कैसे दिया बताइए? दूसरा, श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला। तीसरा, वारदात के दिन जो पहने हुए कपड़े थे वो नहीं मिले। चौथा, श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला। सबूत की तलाश अभी तक जारी है। अब जब सबूत की तलाश बहुत दिनों तक चलती है तो पुलिस के रिमांड तो कुछ समय की होती है, पुलिस कस्टडी कुछ दिनों की होती है, आफताब से पूछताछ चली रही है। अब क्या करें साहब? ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है कि यार 5 दिन का समय लेके आए थे कोर्ट से, कोर्ट कहेगी तुमको 5 दिन का समय दे दिया, तुम अभी तक नहीं मालूम कर पाए, जाओ इस व्यक्ति को अब हम यहां से निकालकर जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं। अब ये क्या होता है? पुलिस थाने में जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसे वहां से लेकर कोर्ट के कहने पर भेज दिया जाता है न्याय, मतलब जो जेल होती है ना उसके अंदर। अब जेल में भी 2 प्रकार से व्यक्ति जाता है, एक जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है और एक वो जिस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जिस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है उसे अंडर ट्रायल कहा जाता है, और जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है अब वो दोषी है, अब उसको पूरी पूरी सजा काटनी है। अच्छा, तो जो जुडिशियल कस्टडी वाला केस है वो उस समय का केस है जब कोर्ट को यह लगता है कि पुलिस को अगर पूछताछ करनी होगी तो वो यहीं से लेके चली जाएगी, अब इनको पुलिस स्टेशन में भेजने की जरूरत नहीं है। पुलिस इस विषय पर जब जांच कर रही होती है तो एक नैतिक दबाव भी होता है, काम का प्रेशर भी होता है कि यार आरोपी हमारे सामने खड़ा घूम रहा है और हम इसे सिद्ध नहीं कर पा रहे कि यही कत्ल करके आया है। अब उसको तरीके क्या अपनाते हैं? तरीके अपनाने के जो तौर हैं, यानी कि अब वो खुद बोल रहा है कि मैंने मारा है, अब लेकिन उससे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तूने सिर कहां फेंका? वो कह रहा है 6 महीने पहले मारा था, मैं तो भूल गया मैंने सिर कहां फेंका। 35 टुकड़े किए थे, कौन सा टुकड़ा कहां फैल गया मैं भूल गया। अच्छा, अब वो भूल गया, उसकी जवाबदेही और निशानदेही पर तलाश तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जहां जहां चकमा दे रहा है पुलिस को कि यहां फेंका था मैंने, तो मैं याद नहीं आ रहा यहां फेंका था कि वहां फेंका था, इस नाले में फेंका था कि तालाब में फेंका था, मुझे याद नहीं आ रहा। टेंशन हो रही है पुलिस को प्रूव करना है कि साहब ये गिल्टी है। तो फिर क्या करती है पुलिस? कोर्ट से कुछ और तरीके अपनाने की इजाजत मांगती है। भाई 3rd डिग्री तोड़ फोड़ करके तो आप पूछ सकते नहीं हो, कानून है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार कार्यकर्ता सामने आ जाएंगे, तो फिर परमिशन मांगी जाती है, पुलिस कोर्ट से मांगने जाती है, सर एक काम करिए ना। बोले हाँ, हमें ना इस व्यक्ति का नार्को एनालिसिस टेस्ट करने की परमिशन दे दीजिए। बोले ये क्या होगा? बोले ये व्यक्ति है ना, हमें लग रहा है कि इसको समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत सारी वेब सीरीज देखा हुआ है, इसको समझ में आ रहा है कि गोली कैसे देनी है सामने वाले को, तो ये हमें उल्लू बना रहा है। अब जब ये उल्लू बना रहा है तो हम इसका नार्को एनालिसिस करना चाहते हैं और हम इसका ना पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहते हैं। तो बोले ये कौन से टेस्ट होते हैं भाई, इससे क्या तुम पता लगा लोगे? बोले सर इसके ऊपर जो हम आरोप लगा रहे हैं ना, उन आरोपों में हमें इसके मुंह से सच निकलवाना है। हमें यह लग रहा है कि यह हमें उल्लू बना रहा है, क्योंकि इसको पता है कि हमें कितने दिन की मोहलत मिली है पूछताछ करने के लिए। अब जब हम इसको गलत प्रूव कर नहीं पाएंगे आपके सामने, तो यह तो बरी हो जाएगा सर आराम से, क्योंकि पुलिस तो प्रूव ही नहीं कर पाएगी ये कर पाया था। आप समझ गए? तो आरोपी और दोषी में बहुत बड़ा अंतर है। पुलिस की पूरी मेहनत आरोपी को दोषी सिद्ध करने में लग जाती है। साथियों ये पूरी प्रक्रिया है। मैं फिलहाल के लिए फिर आपको यह बताता हूं कि अब ये पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर जो आप फिल्मों में देखते हैं ना कि लोगों को झूठ बोलने का और सच बोलने का कुछ इस तरह के करंट दे करके आपके अंदर की टेम्परेचर पता, मतलब करंट भी नहीं है एक तरह से, आपके हृदय की धड़कन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी हाव भाव, इनके आधार पर कुछ चेक किए जाते हैं, मतलब कुछ टेस्ट किए जाते हैं। आपसे यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो या कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो जब झूठ बोलता है तो उसके अंदर के चीजों में परिवर्तन आता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन आता है। वो जो अंदर के परिवर्तन है ना, वो पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर पकड़ में आ जाते हैं, जिसकी एक्यूरेसी लगभग 90% है, यानी 100 में से 90 केसों में वो पकड़ में आ जाता है। नार्को टेस्ट में क्या करते हैं? जब कभी आपका कभी ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, कभी आपने देखा हो,
तो एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ना, मैं आपको इसलिए बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं ताकि आप इन्हें रिलेट करते चले। फैक्चुअली जो डेटा है वो तो मैं आपसे साझा कर ही दूंगा। एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, आप बेहोशी की हालत में हो जाते हैं और आपका ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन जब बेहोशी की हालत से लौट के आते हैं ना, तो आप आधे होश में होते हैं। आधे जब होश में होते हैं तो आपका जो दिमाग है ना, वो बातें बनाना नहीं जानता। बातें बनाना नहीं जानता से मतलब झूठ बोलना नहीं जानता। झूठ बोलना इंसान के दिमाग की एक और अपर लेवल की प्रक्रिया है। आपका दिमाग उस समय झूठ बोलना नहीं जानता, तो क्या होता है, उस समय आपसे जो पूछा जाता है वो सच बोलते हो। ये बिल्कुल कुछ वैसा है जैसे नींद में कोई व्यक्ति है ना, आधी नींद में है, उससे आप बात पूछ रहे हो तो वो सच बोल जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि यार मैंने कुछ नींद में सच तो नहीं बोल दिया। वो असल में जो नींद में सच बोलना है ना, वो एनेस्थीसिया वाली नींद है असल में। उस समय कुछ व्यक्ति अपने अंदर के छुपे हुए राज खोल देते हैं। वो जो परीक्षण है वो नार्को एनालिसिस है। क्या कोर्ट इन बातों को सही मानती है क्या? क्योंकि आप ही ने कहा 90% ही सच होता है पॉलीग्राफी, ज्यादा सक्सेस रेट 90% के आसपास ही नार्को की होगी। तो क्या सही मानती है क्या कोर्ट? नहीं, कोर्ट इनको एविडेंस नहीं मानती। तो फिर क्यों कराते हैं? फिर पुलिस ऐसा समय बर्बाद क्यों करती है? रुकिए जरा, आपका टेस्ट का जो रिजल्ट है ना, उसको आपके खिलाफ यूज नहीं करेगी पुलिस। तो फिर उस टेस्ट में जो आपने बातें बोली, क्या बातें बोली कि सर मैंने मर्डर वेपन उस जगह फेंका था। बोले कहां फेंका था? कहां फेंका था? बोले सर मैंने उस तालाब में। अरे कौन से तालाब में फेंका था? सर वहां से वहां जाते हैं ना, वहां फेंका था। तो वो जो बातें बोल रहा है ना, उसके आधार पर पुलिस वहां जाकर उस चीज को उठाती है। क्यों? क्योंकि सचेतन दिमाग में जब आप जगे हुए हैं, तब तो आप पुलिस को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप बोल दे रहे हैं सर मुझे तो ध्यान नहीं, मैं तो वहां फेंका था। अब पुलिस तालाब में ढूंढवा रही है। कितना ढूंढवाए भाई? 6 महीने पहले की कहानी। ऐसी स्थिति में पुलिस को एविडेंस जुटाने में मदद मिलती है। तो इस आधार पर जो चीजें मिलके आएंगी वो तो सच्ची वाली होंगी ना भाई। अगर आपसे पूछे सर कहां फेंका तूने? सर कहां फेंका? सर मैंने, सर कहां फेंका? सर मैंने, सर है ना वहां फेंका था सर, उस कॉलोनी में फेंका था सर, उसमें फेंका। तो अच्छा कौन सी कॉलोनी में फेंका? सर उसमें फेंका। कैसा दिखता है? सर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बोले ठीक है, ले आजा। उसको पकड़ करके वहां से सर निकाल रहा है। ये जो तरीका है ना, ये आपके मन से सच उगलवाने का है। तो जो चीज मिली वो तो सच में सर है ना, तो वो आपके खिलाफ आरोप है। लेकिन असल में ये जो आपसे प्रक्रिया अपनाई गई है, इसको एविडेंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता कि देखो सर इसने खुद ने स्वीकार किया था। ठीक है, यानी ये सहायक चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं के आधार पर निर्णय कोर्ट नहीं करती है। कोर्ट इससे जो आपने इस जो टाइटल जुटाए उनके आधार पर करती है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है छोटा थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को थोड़ा और आगे समझ लीजिए। तो अब क्या होता है, आपने ये सारी चीजें जुटा ली। कौन सी? पॉलीग्राफी टेस्ट से आपने सत्य जुटा लिया, आपने नार्को टेस्ट से सत्य जुटा लिया, सारे एविडेंस लेकर के अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो सामान्यतया इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, या फिर ज्यादा हीनियस क्राइम जो होते हैं तो उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। अलग अलग राज्य अलग अलग प्रकार से भी चीजें कानून में डालती हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसे आपने अभी आरोपी बना रखा था, उसके खिलाफ चार्जशीट लेकर आए। चार्जशीट का मतलब एक वो प्रक्रिया जिसमें ये सब चीजें मेंशन हो। क्या मेंशन हो? कि सर इस धारा के अंदर इस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है। मतलब सीआरपीसी और आईपीसी, देखिए क्रिमिनल को पकड़ करके कोर्ट में ले जाकर कोर्ट से उसको अंदर तक ले जाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के अंदर लिखी है। वहीं उसके जो सजा दी जाएगी वो आईपीसी में लिखी है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो आपके कृत्य के आधार पर, जिसने अपराध किया है उसके कृत्य के आधार पर एक चार्जशीट बनाता है कि साहब इसने मर्डर किया था, इसने जानबूझकर किया था, इसने पहले इसके साथ बलात्कार किया था, इसने इसके साथ लूट भी की थी, इसने विश्वासघात किया था, इसने पैसे लिए थे। उन सब के आधार पर आपके कोड लिखे जाते हैं इंडियन पीनल कोड से निकाल के कि इसके अधीन ये वाला केस, मतलब जैसे आप आर्टिकल पढ़ते हैं ना, संविधान के अंदर आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 14 ये कहता है, ऐसे आईपीसी में कोड लिखे हुए हैं कि मृत्यु दंड, मतलब किसी ने इस तरह की मृत्यु, किसी की हत्या की है तो उसके ऊपर इस कोड के आधार सजा मिलेगी। तो वो सब चीजें वो लिखते हैं। ठीक है, और उसके एवज में वो लिखते हैं एविडेंस। एविडेंस से मतलब कि सर इसको हत्या का आरोपी इस मतलब धारा के तहत माना जाना चाहिए, इसके पक्ष में हमारे पास ये प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? हमें सर इसका हत्या का वेपन मिल गया, इसकी शिनाख्त पर हमें कपड़े मिल गए, इसकी खुद की कबूली मिल गई,
ये सब बातें लेकर के जब वो पहुंचते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट तसल्ली से बैठ करके अब कहता है कि चार्जशीट आ गई। बोले हाँ। वकील कहता है कि सर, कौन सा वकील? अब यहां पर एक चीज और है इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब तक किसी को दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा तब तक वो इनोसेंट है। तो जो मान लीजिए आफ्ताब का ही केस ले लें, तो आफ्ताब को भी वकील मिलेगा, ये हमारा कानून कहता है। तो आफ्ताब का वकील कहेगा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं कि इस चार्जशीट में मेरे उस व्यक्ति के खिलाफ क्या लिखा है। बोले पढ़ लो। तो हो सकता है चार्जशीट में उन्हें कुछ आपत्ति लगे कि सर कुछ गड़बड़ है, तो वो पहले भी बात करके हटवा देते हैं। फिर भी अगर लगता है कि साहब चार्जेस तो फ्रेम हो गए, तो इन चार्जेस फ्रेम के आधार पर वो जो सामने वाली पार्टी है वो पूरी तैयारी करके आती है। क्या तैयारी करके आती है? वो तैयारी करके आती है कि तुम कोर्ट में आओ, मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये प्रूव करो कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है, और हम प्रूव करेंगे कि इसने हत्या नहीं की है। तो चार्जशीट पुलिस के पास भी है, चार्जशीट विपक्ष के पास भी है, यानी कि जो आरोपी बना हुआ है अभी तक उसके वकील के पास भी, और दोनों जज साहब के सामने खड़े हो गए। अब क्या हो रहा है जज साहब के सामने? जज साहब के सामने चार्ज फ्रेम हो रहे हैं। चार्ज फ्रेम होने का मतलब जज साहब ये संतुष्ट होंगे इस बात से कि हां, इसके ऊपर हत्या का केस चलना चाहिए। तो फिर जज साहब अपने नोट पर लिखते चलते हैं कि हाँ भाई, पॉइंट नंबर 1, हाँ भाई क्या लगता है तुम्हें, इसने चोरी की थी? उधर से वो बोल रहा है सर नहीं की थी। पुलिस क्या खुद गवाही देती है क्या? पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अंत में बुलाया जाता है, लेकिन उससे पहले पुलिस की तरफ से सरकारी वकील खड़ा होता है। पुलिस की तरफ से सरकारी वकील खड़ा होकर कहता है, देखिए एक चीज मैं यहां पे और आपको बता देता हूं, जब भी आप कभी शिकायतकर्ता के रूप में जाएंगे, शिकायतकर्ता को सामान्यतया यह माना जाता है कि यह पीड़ित पक्ष है, क्योंकि इसने पहले शिकायत की है, और पीड़ित पक्ष को राज्य स्वतः ही नालसा एक्ट के तहत समझ लीजिए कि उसे खुद से ही कोर्ट उपलब्ध करा देती है कि हाँ भाई पकड़ो, इनको एक न्याय वो मिलना चाहिए, वकील मिलना चाहिए, सरकारी वकील। अब आपकी श्रद्धा है, आपको लगता है और बड़ा वकील चाहिए तो बुला लो, अभी इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, वकील फ्री में सरकार उपलब्ध कराती है साहब, ठीक है। अब वकील की जिम्मेदारी क्या है कि पुलिस की मदद करे, पुलिस ने जो चार्ज बनाए उनको कोर्ट के समक्ष पेश करे। वकील कहते हैं कि साहब देखिए, ये जो सरकारी वकील हैं ये कहते हैं कि सर देखिए, इन्होंने इस तरह से ये काम किया। अब दूसरी तरफ से वो व्यक्ति जिस पर आरोपी है वो अभी दोषी नहीं है, आरोपी का वकील बोलता है नहीं सर, उस दिन तो मेरा विक्टिम यहां था, मेरा जो वो है जिसका मैं पक्ष ले रहा हूं, मेरा साथी जो है ये तो यहां था ही नहीं, ये तो उस दिन वहां घूमने गया हुआ था। कुछ जज साहब कहते हैं ये क्या चल रहा है भाई, तुम कह रहे हो कि इसने उस दिन चोरी की थी, ये कह रहा है कि मेरा तो व्यक्ति यहां था ही नहीं, हो क्या रहा है, मजाक हो रही है क्या, कोर्ट मजाक है क्या? जज साहब ने गुस्सा खा के क्या कहा सरकारी वकील से, इन्वेस्टिगेशन ढंग से करिए, क्रॉस करिए, ये सब हटाइए, ये चार्ज नहीं लगेगा, यानी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। हाँ भाई दूसरा चार्ज बोलिए। सर दूसरा चार्ज ये है कि इस व्यक्ति ने धोखा दिया। अच्छा, कैसे प्रूव करोगे धोखा दिया? सर मैं गवाह पेश करना चाहूंगा, बुलाओ गवाह को, बुलाओ। गवाह आया, गवाह आकर के हाँ भाई तुझको कैसे लगा? सर मैंने देखा था इसने इतने पैसे लिए थे लेकिन ये पैसे नहीं दिया। हाँ भाई कोई और गवाह? सर ये गवाह। गवाह से भी पूछा गया तेरे पास कोई प्रमाणित करने की चीज है क्या, तूने पैसे की बात बोली, तूने पैसे दिए थे, तेरे पास बैंक की कोई रसीद है क्या? हाँ सर मेरे पास बैंक की रसीद है। बोले लाओ सबूत पेश करो। अब सबूत पेश करने के नाम पर दूसरी पार्टी क्या बोलेगी? सर हमको क्रॉस चेक करना है सबूत सही है कि गलत है, हो सकता है फर्जी सबूत दिखा रहा हो सकता है मेरा जो ये है जिसकी मैं तरफ से केस लड़ रहा हूं, इसकी तरफ से ये जो व्यक्ति है उसके अकाउंट का नंबर ही ना हो, ये मैं क्रॉस चेक करूंगा। बोले कर लो भाई क्रॉस चेक कर लो। इसलिए सामान्यतया जो एविडेंस पेश किए जाते हैं वो भी सामने वाली पार्टी के समक्ष रखे जाते हैं कि साहब हम इस तरह से चीजें लेके आने वाले हैं, ठीक है। चार्जशीट में सामान्यतः मेंशन होती हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा एक कदम आगे निकलते हैं। जब एक कदम और आगे चलते हैं तब ये चार्ज की सारी बातें चल रही होती हैं, उधर से वो डिफेंस दे रहा होता है, ये अपनी तरफ से आरोप लगा रहे होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया जज साहब बैठकर सुन रहे होते हैं, और वो हर किसी की बात से सहमत और असहमत होते हुए अपने पास में राइट डाउन करते चलते हैं, लिखते चलते हैं कि हाँ भाई इसके अनुसार सही लगता है कि ये आरोपी तो है, हाँ भाई इसके अनुसार लगता है 420 तो की है, इन चीजों को वो लिखते चलते हैं। हाँ भाई इनके अनुसार लगता है कि इसने हत्या तो की है, हाँ भाई इसके अनुसार लगता है कि इसने इरादतन हत्या की है, गैर इरादतन नहीं की है, वो सारी बातें लिखते चलते हैं। जब ये चार्ज फ्रेम हो गए, चार्ज फ्रेम हो गए, तब जाकर के जज साहब डिसीजन सुनाते हैं। जब डिसीजन सुनाते हैं, अब इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, ये बहुत आसान काम है क्या कि चार्ज फ्रेम होना, चार्ज फ्रेम होकर इस बहस का खत्म होना, पूरी इन्वेस्टिगेशन होना, ये बहुत आसान काम है क्या? इसमें बहुत दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि देश में क्राइम भी तो रोजाना हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नाम पर आपने एक एसएचओ बिठा रखा है,
हर दिन कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। हर दिन जब कोई क्राइम हो रहा है तो क्रिमिनल्स की संख्या भी तो बहुत है। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आज इस जांच में यहां तक पहुंचा, कल फिर कोई वो अपराध हो गया, फिर उसके अंदर जांच में निकल गया। ऐसी स्थिति में सामान्यतया 90 दिन से ऊपर का समय निकल जाता है। अब इतने दिन तक ये आरोपी कहां गया? पुलिस कस्टडी में था नहीं, इसको इतने दिन तक कोर्ट के कहने पर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस व्यक्ति को अंडर ट्रायल कहा गया कि भाई इसके ऊपर अभी पूछताछ चल रही है। आपको पता है इसी वजह से कई बार अंडर ट्रायल में ही लोगों को 90 दिन छोड़िए उससे भी ऊपर कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई साल अंडर ट्रायल में निकल जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपकी तरफ से पार्टी यह कहती है कि सर देखो पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश ही नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में चूंकि यह कंफर्म ही नहीं है कि मेरा जो मतलब जिसकी तरफ से हम केस लड़ रहे हैं वो व्यक्ति आरोपी की जगह दोषी है, यह सिद्ध कैसे हो जाएगा? आपने 90 दिन से जेल में डाल रखा है। तो बोले क्या करें? तो बोले ऐसी स्थिति में इसे जमानत दे दी जाए। तो 90 दिन से ऊपर का टेन्योर अगर चार्जशीट में निकल जाता है तो इस आधार पर सीआरपीसी में प्रोविजन है कि इस आधार पर उस व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। जमानत का मतलब क्या है? जमानत का अर्थ हुआ कि इन केस अगर यह व्यक्ति नहीं आता तो इसकी एवज में किसी और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको कंडीशनली रिहा किया जाता है कुछ समय के लिए कि हां तुम जाओ, फिर तुमको जब बुलाया जाए तब तुम वापस आ जाना। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने 2 साल के अंदर अंदर इस पूरी ट्रायल के बाद यह प्रूव कर दिया कि यही व्यक्ति गिल्टी है, फिर जाकर सजा सुनाई जाती है। कई नेताओं को आप सुनते हैं कि इतने साल बाद सजा सुनाई गई, जैसे चारा घोटाला के केस में इतने साल बाद सजा सुनाई गई, यानी तब से ट्रायल ही चल रहा था। इसका मतलब तब से वो जमानत पर ही बाहर घूम रहे थे। कई बार हम सोचते हैं ना, ये तो जमानत पे बाहर घूम रहा है, ये तो जेल में गया ही नहीं, जेल कानून तो हमारा बर्बाद हो गया। नहीं भाई, इस बीच में पुलिस अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है और उसके आधार पर फाइनल जाकर के फैसले आते हैं। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई हो। और जब फाइनल फैसले आते हैं, जो संगीन मामले होते हैं, उनमें फैसले देने में पुलिस भी थोड़ा जल्दी करती है। इसलिए आप कई बार सुनते हैं कि पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में चार्जशीट पेश की, उसके बाद चार्जेस फ्रेम हुए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद सजा मुकर्रर हुई और उस व्यक्ति को जो यथार्थ उसको सजा मिलनी चाहिए थी वो दी गई। आफताब के केस में कहां कहानी अटकी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोशिश की जा रही है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो आरोपों को कोर्ट में जाने से पहले पूरी तरह पुख्ता कर लिया जाए कि हां इसे दोषी पहुंचाने में ये काम में आएंगे। कोशिश की है कि मैंने आपको ये सारी जानकारी, क्योंकि कंटेंट हमारे पास 80 स्लाइड का है, मैं उसे दिखाने निकल गया ना तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर डाल दूंगा। इसके अलावा जो मैंने आज काम की बात आपको बताई है, मैंने ये समझा दिया है आरोपी दोषी क्या है। मैंने जो दूसरी बात आपको बताई है वो ये है कि आप में से कोई भी साथी यदि री लेवल के साथ पढ़ना चाहता है, लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के अपने लिए कोर्सेज ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको 15 दिन के अंदर जॉब केवल एक टेस्ट देने पर मिल जाती है। अभी जाइए, जॉब गारंटी का ऑप्शन भी है और कोर्सेज अब हिंदी में भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप 14 दिन तक के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद पसंद ना आए तो पैसा वापस, और फ्री काउंसलिंग, यानी आपके लिए वो उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए आप अभी जाकर स्लॉट बुक कर लें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। एक छोटी सी अपील अंत में, आप इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ उपस्थित हैं, एक छोटी सी गुजारिश कर देते हैं। हालांकि हमारा तो मतलब हमारी टीम तो इस बात को लेकर के मना कर रही थी, फिर भी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, और वो ये है, कल मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी लोग इसे ध्यान से सुने, गुजारिश है। कल मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन यह है कि कल ही के दिन हमारी धर्मपत्नी और श्रीमती स्मृति वो हमारी लाइफ में आई थी। कल हमारी शादी को पूरे 10 साल होने जा रहे हैं साहब। और हम लोग कोइंसिडेंशियली अंकित परिवार के सभी सदस्य जिस प्यार और स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि शायद कल 10 साल की एवज में हम 10 लाख का परिवार हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो आंकड़ा बता रहा है वो आंकड़ा है 9,91,000 का। मात्र 9,000 मित्रों की हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या बची है। आपको क्या लगता है कि क्या हम कल तक पूरे 10 लाख हो जाएंगे? क्या हम इसे एज ए तोहफा ये स्वीकार कर सकते हैं कि अंकित परिवार के लिए यह दिन बहुत ही यादगार हो जाएगा यदि आप सबने 24 नवंबर 2022 को खास बनाते हुए अंकित परिवार के सदस्यों की संख्या 10 लाख पहुंचाने में सहयोग किया। इसलिए आप सबसे गुजारिश है
कि जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये एक यथार्थ तोहफा हो सकता है, तो अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराकर इसे एक मेमोरेबल दिन में कन्वर्ट करवा दीजिए। बाकी मर्जी आपकी है, तोहफा आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है। और इस परिवार के लिए यह बात कितनी यादगार रहे, ये दिन कैसे मेंशन किया जाए, वो हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस तोहफे के काबिल हैं तो जरूर आप हमें प्रेषित करें, और नहीं लगता है तो आपके लिए मेहनत करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।